हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 विज्ञान अध्याय जो हमारे समक्ष आया है जीवन की मौलिक इकाई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यानी देखा जाए तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो है हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे सारे क्वेश्चनों को, वो भी MCQ के अंतर्गत, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर MCQ जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा, तो हर एक बच्चे के लिए ये महत्वपूर्ण बन जाएगा। इसमें हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे पूरे चैप्टर जो कि NCERT बेसिस पे आधारित है, यानी सारे क्वेश्चन जो होंगे NCERT के अंतर्गत होंगे, तो ये और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये कक्षा 9वीं CBSE NCERT के अंतर्गत साइंस का यहाँ पर क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन MCQ के रूप में है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिन बच्चों को जो है क्वेश्चन देखना है वो प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर सारे क्वेश्चन आंसर आपको प्ले लिस्ट पर मिल जाएगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो MCQ काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में MCQ क्वेश्चन और साइंस के अंतर्गत होता ही होता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होता है। तो देखा जाए अगर हम क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा यहाँ क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है मिथाइलिन नीले रंग में रंगी और ग्लिसरीन में लगी मानव गाल की कोशिकाओं को एक यौगिक माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया है। कोशिका के जो घटक देखे गए वो कौन से घटक होंगे? ये क्वेश्चन जो होती है हमेशा एक्टिविटी से उठाई जाती है, और आप लोग एक्टिविटी को बिल्कुल छूते तक भी नहीं हो, ये गलत है। एग्जामिनर जो है कम से कम एग्जाम में 6-7 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक्टिविटी से पूछते हैं, और बहुत से बच्चे जो है NCERT के अंतर्गत एक्टिविटी को छूते तक भी नहीं है, जो गलत है। तो आपको सोचिए कि 7 क्वेश्चन आपको मुसीबत खड़ा कर सकता है। इसलिए जो भी आपके बुक में एक्टिविटी दी होती है उसको ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, और अपने टीचरों से इसका एनालाइज कीजिए। अगर टीचर एनालाइज नहीं करवाते हैं तो हमारे पास जो है प्ले लिस्ट में सारे चीज़ों का जो है प्रावधान है, तो आप प्ले लिस्ट में ढूंढिए और अपने क्वेश्चन के जो आंसर तलाशिए। तो ये ज़रूरी है। कहते हैं यहाँ त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ आप लोगों के लिए बना हुआ है, और यहाँ पर 8th से लेके MA तक के लिए महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं ना कि एक बार अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइएगा तो शायद कभी नहीं इस चीज़ को छोड़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे संभावनाएं मौजूद है, और शायद ही ऐसा कोई चैनल होगा जहाँ पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसकी एक्टिविटी जरूर समझिए, जरूर अपने बुकों से जो एनालाइज कीजिए। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर समझ गए होंगे कि मिथिलीन नीले रंग में रंगीन और ग्लिसरीन में लगी मानव गाल की। मिथिलाइलिन जो है आपको पता ही होगा कि ये नीले रंग में रंगीन बनाने के लिए होता है, और ग्लिसरीन जो होता है माउंट को फिक्स करने के लिए होता है। तो यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कोशिकाओं के एक यौगिक माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया। हमने जो है इसको माउंट को बनाने के बाद हमने इसका जो है माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन किया, हमने देखा, तो हमें माइक्रोस्कोप में कौन सी बातें नजर आएगी? ए कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य केंद्र, या बी प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, और सी प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्मा, नाभिक। यहाँ पर दोस्तों 3 वर्ड जो है अलग अलग है, लेकिन है एक ही। केंद्रक का मतलब भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस होता है, और नाभिक का मतलब भी न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि कहते हैं ना एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए बहुत सी संभावनाएं आपके समक्ष रख देता है। तो मैंने आपको बता दिया केंद्रक, नाभिक, न्यूक्लियस सब एक ही है। ओके, डी ऑप्शन यहाँ कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो आपका आंसर जो भी होगा आप अपना आंसर जो है
लिखिए और अपने नोटबुक पर नोट कीजिए। और जिन बच्चों ने अब तक नहीं ये सब बातों को फॉलो कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, आपको हर बात को मानना चाहिए। तो आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया है, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं इसका एनालाइज करके कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, मिथाइल नीले रंग में रंगीन और दृश्य में लाल लगी मानव गाल की कोशिका को एक यौगिक माइक्रोस्कोप में अगर हम देखते हैं तो हमें कौन से घटक नजर आएंगे। देखिए, इसमें देखा जाए तो कोशिका भित्ति तो नजर नहीं आएगी, कोशिका भित्ति तो नहीं नजर आएगी, लेकिन देखा जाए तो कोशिका द्रव्य जो है ये भी नजर नहीं है, केंद्र नहीं, कोशिका भित्ति नजर जरूर आएगी, क्योंकि यहाँ पर शब्दों का थोड़ा सा उलटफेर है। कोशिका भित्ति, ठीक है, नजर नहीं आएगी, और कोशिका द्रव्य केंद्रक, तो केंद्रक तो आएगी, लेकिन दूसरा में देखा जाए तो कोशिका झिल्ली, ठीक है, और साइटोप्लाज्मा नजर आएगा, प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस भी नजर आएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नजर नहीं आएगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन भी रिजेक्ट है। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? कि ए ऑप्शन हमने ये बताया है कि कोशिका भित्ति, देखिए कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य केंद्रक, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इसमें नहीं बताई गई है, ये नहीं हो सकता। कोशिका देखा जाए, कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य तो हमें नजर नहीं आएगी, तो इसलिए ए ऑप्शन को हमने रिजेक्ट किया है, लेकिन कोशिका भित्ति नजर आएगी। बी ऑप्शन को हमने इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि प्लाज्मा झिल्ली नजर आएगी, साइटोप्लाज्मा नजर आएगा, न्यूक्लियस नजर आएगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नजर यहाँ पर नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन गलत गया। सी में कहता है प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्मा और नाभिक यानी केंद्रक, न्यूक्लियस, तो ये ऑप्शन सही है। हम अगर मिथाइल नीले रंग में रंगीन और ग्लिसरॉल में मानव गाल की कोशिका की अगर माइक्रोस्कोप में हम अध्ययन करें तो हमें प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्मा और नाभिक नजर आएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही है, और सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन चुना है उन सब का आंसर सही है। आगे और भी संभावनाएं हैं, तो आप बने रहे तिरपान सेंटर के साथ और देखें अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की सामान्य विशेषता की पहचान कर। देखिए क्वेश्चन मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो क्वेश्चन क्लियर है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के आपको सामान्य विशेषता बताने, दोनों का ऐसी विशेषता को इसमें से चयन करना है जो दोनों में प्रेजेंट हो। अब देखा जाए एटीपी उत्पादन करने की क्षमता, और बी कहता है डीएनए और राइबोसोम की उपस्थिति, और सी कहता है स्टोमा नामक मैट्रिक्स की उपस्थिति, और डी गहराई से मुड़ी हुई आंतरिक झिल्ली। तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अपना आंसर जो है यहाँ सोचना है और मुझे सही आंसर का जो है विकल्प आपको बताना है। और बताने का माध्यम तो आपको पता ही है कि आप कोई भी माध्यम चुन सकते हो, ठीक है। बाद में भी मुझे जो है कितने में से कितने अंक आपको मिले हैं वो मुझे एनालाइज करके बता सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहता है, इसके लिए मैं हमेशा इसलिए फोर्स कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस पे आधारित है। आपके ये जो है क्वेश्चन सब किताब के बीचों बीच से उठाए गए हैं, किताबों में से उठाए गए हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो इग्नोर नहीं कीजिए। अगर आपको जो है माध्यम नहीं मिल रहा है अच्छे स्टडी का, त्रिपाण सेंटर ने अच्छा स्टडी का माध्यम यहाँ पर आपके लिए बनाया है, तो आपको इस बात को फॉलो जरूर करना चाहिए, ठीक है। और आंसर जो है जरूर मुझे लिख के भेजना चाहिए। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं हम एनालाइज करके कि इसका आंसर क्या हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की सामान्य विशेषता की पहचान करें। आखिर इसका सामान्य विशेषता क्या होगा? एटीपी उत्पन्न करने की क्षमता। देखिए एटीपी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो पाया जाता है, लेकिन प्लास्टिसिस्ट में नहीं पाई जाती है, तो ये तो सामान्य विशेषता नहीं होगी। अगर हम आगे देखें गहराई से मुड़ी हुई आंतरिक झिल्ली, तो गहराई से मुड़ी हुई आंतरिक झिल्ली तो इसमें नहीं होती है। सी स्टोमेटा नामक मैट्रिक की उपस्थिति, तो देखिए ये भी बात गलत है, लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। डीएनए और राइबोसोम की उपस्थिति दोनों में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है और प्लास्टिसिड में भी होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। डीएनए और राइबोसोम की उपस्थिति जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिसिड में पाई जाती है। बी ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन चुना है
उनका आंसर यहाँ पर सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि उस सही जोड़े का चयन करें जिसमें केवल एक कोशिकीय जीव शामिल हो। देखिए यहाँ पर दो दो के जोड़े बनाए गए हैं, लेकिन इन जोड़ों में एक ही ऐसा जोड़ा है जो केवल एक कोशिकीय जीव ही सम्मिलित है। बाकी एक में अगर एक कोशिकीय है तो दूसरा में बहुकोशिकीय। तो आपको चयन करना है कि एक कोशिकीय जीव जो है किस में सम्मिलित है। ए अमीबा और राइजोपस, बी पैरामीशियम या क्लोरोमाइडोमोनस, या सी बैक्टीरिया और कवक, डी पौधे और जानवर। तो कौन सा हो सकता है। देखिए पौधे और जानवर यहाँ तो डायरेक्ट रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि पौधे और जानवर तो हो ही नहीं सकते। पौधे जानवर जो दोनों ही होते हैं बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। तो डी ऑप्शन तो आप रिजेक्ट कर दीजिए डायरेक्टली। आपका यहाँ पर सिर्फ द्वंद्व रह गया ए बी सी में। तो आप अपना आंसर का चयन कीजिए और इसको कमेंट बॉक्स के साथ साथ मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आंसर बताना जरूरी होता है। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली है कि उस सही जोड़े का चयन करें जिसमें केवल एक कोशिकीय जीव सम्मिलित है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। देखिए अमीबा तो एक जीव कोशिका है, लेकिन राइजोपस नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो हमने डी ऑप्शन के ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं, तो ए भी रिजेक्ट हो गया। अब देखिए बैक्टीरिया और कवक, बैक्टीरिया और कवक, अब इसमें कवक की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका मतलब सी जो है ए भी रिजेक्टेड है। सिर्फ हमारा बी ऑप्शन सही दर्शाता है कि पैरामीशियम और जो है क्लोरोमाइडोमोनस जो है एक कोश के जीव का जो है उदाहरण है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, और जिन बच्चों ने बी ऑप्शन चुना है उन सब का आंसर यहाँ पर सही है, करेक्ट है, वो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष यहाँ आ गया है। क्वेश्चन है किसी जीव की कोशिकाओं में परमाणु झिल्ली खराब परिभाषित होती है। यानी किसी जीव की कोशिका में परमाणु झिल्ली खराब परिभाषित होती है, और यह जीव कौन सी हो सकती है। क्या ए बैक्टीरिया होगा, या बी जानवर होगा, या सी कवक होगा, या डी पक्षी होगा। आपका अपना आंसर जो है एनालाइज करना है, अब मुझे सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो कौन सी है, किसको कह सकती है। ठीक है, आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब मुझे जो भी माध्यम आपको पर्याप्त लगता है, आपने मुझे आंसर जरूरी जो है भेजा होगा। अब हम एनालाइज करके देखें तो कहते हैं किसी जीव की कोशिका में परमाणु झिल्ली खराब परिभाषित होती है, और यह जीव हो सकता है। तो ये जीव तो जनरली देखा जाए तो एक ही है, बैक्टीरिया ही है। तो इसका मतलब बैक्टीरिया आपका सही आंसर है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, बैक्टीरिया। और जिन बच्चों ने बैक्टीरिया लगाया है उन सब का आंसर सही है। तो सही है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या सही बताता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कोशिका में पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है। कोशिका होती है, तो कोशिका में जो पदार्थ होते हैं, तो पदार्थ का परिवहन कौन करता है। क्या ए गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है, बी लाइसोसोम करता है, सी माइटोकॉन्ड्रिया करता है, या डी एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम करता है। तो कौन जो है पदार्थों का परिवहन करता है। जिन जिन बच्चों को आंसर पता है फटाफट जो है इसका आंसर लिखिए। चलिए आप लोगों ने अपना आंसर नोट कर लिया होगा, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को समझिए। कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होती है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का तो पदार्थों का परिवहन के कार्य नहीं है। और जहाँ तक लाइसोसोम के बारे में आपको भी पता होगा, इसे आत्मघात की थैली कहते हैं। ये जो होती है अपनी कोशिका को ही खा जाती है, तो यहाँ पर परिवहन के काम तो नहीं करेगी। सी देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का एक बात तो खास है कि ये जो है एनर्जी को स्टोरेज करती है, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। और ये सब एटीपी के रूप में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस के रूप में कार्य करता है, न कि परिवहन के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम का काम जो होता है परिवहन का होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम
यानी एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर आपने SCR RER के बारे में जाना होगा, रफली एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, और इसका डिफरेंस पढ़ा होगा, तो शायद आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती होगी। लेकिन जिन बच्चों ने एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम और देखा जाए तो SCR RER के बारे में नहीं पढ़ा है, तो इनका नॉलेज यहाँ पर थोड़ा सा अधूरा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन तो साफ था कि कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो वो होता है एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम जो है पदार्थों का परिवहन करता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि यदि किसी कोशिका के राइबोसोम नष्ट हो जाए, अगर मान लीजिए यदि किसी कोशिका के राइबोसोम नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? क्या ए संवर्षण नहीं करेगा, बी वसा संग्रहित नहीं हो पाएगा, या सी कार्बन आत्मसात नहीं होगा, या डी प्रोटीन नहीं बनेगा? तो जनरल सी बात है, अगर राइबोसोम नष्ट हो जाए किसी कोशिका में तो क्या होगा? क्वेश्चन तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम पॉइंट से तो महत्वपूर्ण रखता ही है। तो सबसे पहले आपको जो है इसका आंसर देना चाहिए और कमेंट पे लिखना चाहिए। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, कोई ना कोई माध्यम से जरूर मुझे आंसर पहुंचाइएगा। अगर हम एनालाइज करके देखें तो देखिए क्या है। यदि यदि किसी कोशिका के राइबोसोम नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? देखिए राइबोसोम में संवर्षण नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। इवन वसा संग्रहित नहीं होगी, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि राइबोसोम कई सारे कार्य नहीं होते हैं। इवन देखें तो कार्बन आत्मसात नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत बताता है। अगर मान लीजिए किसी कोशिका के राइबोसोम अगर नष्ट होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन जो है कितनी महत्वपूर्ण है। कहते हैं हम लोग जो है प्रोटीन से ही बने होते हैं। अगर आपके राइबोसोम नष्ट हो जाता है तो प्रोटीन बनना ही बंद हो जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, और जिन बच्चों ने डी ऑप्शन चुना है उन सबका आंसर यहाँ पर सही जाएगा, सही रहेगा। और जिन बच्चों का अभी तक बहुत ही कम ऑप्शन हुए हैं, आंसर गलत हुए हैं, उनके लिए और भी आगे विकल्प है। चलिए देखते हैं अगला विकल्प हमारे समक्ष क्या आता है। अगला हमारे समक्ष क्वेश्चन आ गया, बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है, सब बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं। कि कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? क्या रॉबर्ट हुक ने की थी, या बी ल्यू बेनहॉक ने की थी, या सी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, या डी टी स्वैन ने की थी? जो भी आंसर आपको लगता है फटाफट आंसर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मुझे विश्वास है सब बच्चों का आंसर जो है यहाँ पर सही जाएगा, क्योंकि जिन बच्चों ने NCERT बुक फॉलो किया है उनके स्टार्टिंग पेज पे ही इस क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है, NCERT की अगर आप लाइव प्रोसेसिंग देखे हो, चैप्टर देखिए, तो उसके पहले ही पेज पे जो है इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो चलिए आपने अपना आंसर चुन लिया होगा, अच्छी बात है। तो मैं बता दूँ कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज देखा जाए तो यहाँ पर आंसर जो है ये सही है, रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं पता था उनको भी अब पता हो गया होगा कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। यानी ए ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे महत्वपूर्ण थे, और सभी क्वेश्चनों को जो है आपको मुझे भेजना है कमेंट बॉक्स पे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहता है कि ये वीडियो जितना हो सके दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपको जो है तिरपान स्टडी सेंटर का मदद करना है, क्योंकि मुझे पता है कि हर बच्चों तक वीडियो पहुंचना ज़रूरी है। और इसका माध्यम सिर्फ एक है कि आपने क्या करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप स्टेटस लगाने से ये होगा कि जो भी बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे, आपके कक्षा में होंगे और उसका कॉन्टैक्ट आपके पास जरूर होगा, तो उन तक ये वीडियो बहुत ही आसानी से स्टेटस रूप में पहुंच जाएगा। क्योंकि स्टेटस तो आप आए दिन लगाते रहते हो, तो आज जो है अच्छे कार्य के लिए लगा लीजिए और ये वीडियो दूसरे बच्चे तक पहुंचा भी दीजिए। इससे जो बच्चों को समझ आएगा, जिनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे, और जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आपने अपना कार्य किया, हमने अपना कार्य किया, हम दोनों जो है अपना कार्य कर चुके हैं। इसलिए अपना कार्य मत भूलिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे,
तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो यहाँ पर बहुत ही लंबा आपको ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर 8th क्लास से लेके MA तक के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार अगर आप जुड़ जाइएगा ना तो MA तक त्रिपान स्टडी से जो है साथ नहीं छोड़ पाइएगा। इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।